प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इतिहास प्रोजेक्ट परख के तहत विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी मॉडल सेट तैयार किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने विभिन्न विषय के प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी विभिन्न विषयों की आपको इस चैनल के माध्यम पर समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई 10 मई। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो यह था मोरक्को का। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबरनामा बाबर की। दामिन कोह क्या है? तो संथालों का मुख्य निवास स्थान। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी एवं कमल। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510। मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855। निम्न में किस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता। वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से। इसको हड़प नीति भी कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता और बंटवारे का ऐलान किस वायसराय ने किया? तो माउंटबेटन ने। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी ने पहली बार कहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया? दक्षिण अफ्रीका। अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793। बौद्ध त्रिरत्न इनमें से कौन नहीं है? तो स्तूप। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनघिम को। विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? 1336। आमुक्त माल्यद के रचयिता कौन है? तो कृष्णदेव राय। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गोविंद सिंह ने। वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट। चौरी चौरा की घटना कब हुई? 1922 ईस्वी। विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विरूपाक्ष। यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, धम्म का प्रचार करने अशोक ने श्रीलंका किनको भेजा? तो धम्म का प्रचार करने अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अलबरूनी के यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? तो किताबुल हिंद। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संथाल विद्रोह के प्रमुख 2 महिला नेत्रियों के नाम लिखे। तो फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर निर्माण योजना। मगध की पहली और दूसरी राजधानी का क्या नाम था? तो पहली राजधानी जो थी वो राजगिरी थी और दूसरा पाटलिपुत्र। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? तो महर्षि वेद व्यास। फाहियान किस देश का यात्री था? तो चीन का। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, अमरम नायक प्रणाली क्या है? तो अमरम नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक खोज थी। अमर नायक सैनिक कमांडर मतलब नायक थे, जिन्हें राय मतलब राजा द्वारा विशेष भूखंड दिया जाता था, जो अमरम कहलाता था। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। ये किसानों से, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर स्पष्ट करें। तो हीनयान और महायान संप्रदाय में अंतर। हीनयान मत बौद्ध धर्म का प्राचीन तथा परिवर्तित रूप था, जबकि महायान उसका नवीन एवं संशोधित रूप था। हीनयान मत में निर्वाहन
के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था, जबकि महायान में निर्वाण प्राप्ति के लिए मुक्तिदाता का होना आवश्यक है। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक पवित्र आत्मा समझता था, जबकि महायान संप्रदाय इन्हें ईश्वर का ही रूप मानता था। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध तथा बौद्धिक तत्व की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान संप्रदाय का सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था, परंतु महायान का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। धर्म नीति के बारे में लिखिए। तो धर्म एक सामाजिक संकल्पना के रूप में है। इसके द्वारा सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समन्वय तथा सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने एवं सामाजिक तनाव के निवारण का प्रयास किया गया है। यह एक प्रकार की आचार संहिता थी जिसमें सामाजिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शन दिया जाता था। अशोक के धर्म का अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत नियमों से था। दया, दान, सत्य तथा गुरुजन, माता पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण अशोक के धर्म थे। अनेक समानता के बावजूद अशोक धर्म बौद्ध धर्म से भिन्न था। धर्म सर्वहितकारी तथा लोक कल्याणकारी धर्म था। अशोक का धर्म आचार संबंधी सिद्धांतों समूह था। धर्म की संकल्पना नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों से प्रभावित थी। अशोक का उपदेश सामाजिक समन्वय द्वारा राजनीतिक एकीकरण करना था, अर्थात राजनीतिक एकीकरण का जो एक बृहत्तर उपदेश था वह इसमें निहित था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार संविधान सभा में कई विषयों पर व्यापक वाद विवाद तथा बहस हुई। वहीं कुछ विषय ऐसे भी थे जिस पर संविधान सभा में लगभग आम सहमति थी। इन्हीं में से एक विषय प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देने का था। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में मताधिकार सबसे पहले केवल संपत्ति वाले पुरुष और उसके बाद श्रमिक एवं कृषक वर्ग के पुरुषों को दिया गया था। महिलाएं लंबे संघर्ष के बाद ही मताधिकार प्राप्त कर सकी थी। भारत की संविधान सभा ने सभी वयस्क नागरिकों को बिना लिंग, धर्म, जाति, संपत्ति तथा भाषा के भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। प्रदान लिखा गया है, यहाँ प्रदान हो जाएगा। अलवार संत कौन थे? किन्हीं 4 अलवार संतों के नाम लिखिए। तो 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में अनेक धार्मिक परंपराओं का विकास हुआ। दक्षिण भारत के तमिलनाडु से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। कर्नाटक तथा गुजरात के रास्ते उत्तर भारत में प्रवेश किया। 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में भक्ति मार्ग के 2 संप्रदाय का उदय हुआ। एक संप्रदाय का नाम अलवार था जो विष्णु के उपासक थे, जबकि दूसरा संप्रदाय का नाम नयनार थे जो कि शिव की उपासना करते थे। दक्षिण भारत में विष्णु की उपासना करने के कारण उनके अनुयायी अलवार कहलाए एवं इस संप्रदाय को मार्गदर्शित करने वाले अलवार संत कहलाए। अलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को मजबूत किया, धार्मिक कर्मकांड और पुरोहितवाद पर प्रहार किया, जाति व्यवस्था तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, महिलाओं को समानता का अधिकार की बात की है। 4 अलवार संत निम्नलिखित है: तिरुमलाई, तिरुमंगलाई, नामलवार और अंडाल मतलब महिला। नमक सत्याग्रह के बारे में लिखिए। तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। 1920 से 22 की तरह गांधी जी तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। विरोध के प्रतीक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक नमक कानून को चुना। इसके उत्पादन और विक्रय पर राज एकाधिकार था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू उपयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया और इस तरह से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज का आधिपत्य अलोकप्रिय था। नमक सत्याग्रह के कार्यक्रम: दांडी मार्च। नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य के एकाधिकार को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ समुद्र तट की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों के बाद वे 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाहों में अपराधी बना दिया। देश के अन्य भागों में भी समानांतर नमक यात्रा की।
वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। मजदूर हड़ताल पर चले गए। स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश अदालती का बहिष्कार किया गया। इस सिलसिले में अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। नमक यात्रा 3 कारणों से महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। महिलाओं ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा के बाद अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उन्हें अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अगला है अस्थाई बंदोबस्त के प्रावधानों को लिखिए। तो अस्थाई बंदोबस्त भूमि राजस्व से जुड़ी एक व्यवस्था थी। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की जमींदारों के बीच कर वसूलने के लिए तय किया गया था। इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू था, जो ब्रिटिश प्रशासन क्षेत्र का लगभग 19% था। इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। इस व्यवस्था के तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया। जमींदारों को भूमि का स्वामी तब तक बना रहा जब तक कि सरकार को तय राजस्व का भुगतान करते रहे। जमींदारों को काश्तकारों को पट्टा देना होता था। तय राशि का 10/11वां हिस्सा जमींदार के लिए था। जमींदारों के लिए तय की गई राशि में कोई वृद्धि नहीं होनी थी। 46 है, सूफी दर्शन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारत में इस्लाम शासकों के आगमन के साथ ही भारत में संत अर्थात सूफी संत भारत आए, जिसने आम जन को सामाजिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इन संतों ने परंपरा शुरू कर खानकाह को अपने कार्यकलाप का केंद्र बिंदु अपनाया गया। भक्ति आंदोलन के संतों के समान सूफी संतों ने भी अपना दर्शन दिया, जिसने आम जन को राहत पहुंचाया। सूफी दर्शन निम्नलिखित है। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी आंदोलन है। सूफीवाद में ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम का संबंध बहुत अहम माना जाता है। ईश्वर से प्रेम मतलब मानवता से प्रेम। सूफीवाद में आंतरिक पवित्रता पर जोर दिया जाता है। सूफीवाद में इस बात पर जोर दिया जाता है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था की आलोचना होती थी। सूफी मत में नाच गाकर संगीत के जरिए ईश्वर की आराधना की जाती थी। एकेश्वरवाद की अवधारणा पर बल। फिर है कर्म कांड व धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा लंबा होता है बच्चों, इसीलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर एक लेख लिखे। तो विजयनगर एक शहर और साम्राज्य दोनों था। 1336 ईस्वी में हर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की। 14वीं शताब्दी में स्थापना के पश्चात यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। 1565 ईस्वी के बहमनी राज का भीषण आक्रमण हुआ और यह 17वीं से 18वीं शताब्दी में यह साम्राज्य जीवित नहीं था, परंतु दोआब मतलब कृष्ण और तुंगभद्रा निवासियों ने इसकी भादों को सजाए रखा, जहाँ की एक मातृ देवी पंपा देवी के नाम से इसे हम्पी कहा जाता था। हम्पी के खोज में एक अभियंता एवं पुरातत्व कर्नल कॉनिन मैगजी का महत्वपूर्ण योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पुरातत्वविद कॉलिन मैगजी को हाथी के अवशेषों को प्रकाश में लाने का श्रेय है। विजयनगर साम्राज्य समृद्ध और संपन्न से परिपूर्ण सशक्त राज्य था। व्यापार और उद्योग उन्नत अवस्था में थे। मसालों, वस्त्रों एवं रत्नों का व्यापार सुदूर क्षेत्रों तक किया जाता था। राज्य की ओर से व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिली हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में विदेशी व्यापारियों का अधिक ध्यान रखा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के निर्माण में 4 राजवंशों का योगदान रहा है: संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुक वंश और अरबिंदु वंश। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय तुलुक वंश से संबंध थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर का चतुर्दिक विकास हुआ। रायचूर दोआब पर अधिकार जमाने के बाद उसने उड़ीसा और बीजापुर पर भी आधिपत्य कायम किया। साथ ही उनसे 1000 मंदिर का निर्माण कराया। कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गुफाओं को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेवराय को भी जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की।
अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें प्रशासन के राज क्षेत्र प्रदान किए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे विजयनगर शासक को प्रभावी सैन्य शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा भेजा गया दूत, यहाँ दूत हो जाएगा बच्चों, दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से बहुत प्रभावित था। विशेष रूप से किलेबंदी के बारे में वह लिखता है कि इसके अंतर्गत न केवल शहर बल्कि कृषि क्षेत्र तथा जंगली को भी घेरा गया था। किलेबंदी दीवार में प्रवेश द्वारा व इंडो इस्लामिक शैली में निर्माण किया गया था। इस शैली का प्रभाव कमल महल और हाथियों के अस्तबल में भी परिलक्षित होता है। जल प्रबंधन प्रणाली अद्भुत थी। तुंगभद्रा की धाराओं पर बांध बनाकर हौजों में पानी सुरक्षित रखा जाता था। इन हौजों के पानी से न केवल खेतों को सींचा जाता था बल्कि नगर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। स्थापत्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से गोपुरम और मंडलम विशेष रूप से अलंकृत है। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य के अन्नतगर महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन वैज्ञानिक पद्धति पर निर्मित हुआ था। अतः विजयनगर साम्राज्य उस समय के हिसाब से सभी क्षेत्रों में एक विकसित साम्राज्य था। 1857 ईस्वी की क्रांति असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ, केवल मैं पॉइंट पढ़ता हूँ, बाकी जैसे लिखा हुआ है। ये जो आंसर है वो JCERT द्वारा, ये जो आंसर है ये ऑफिशियल शिक्षकों द्वारा ही तैयार किया गया है, उसी को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण है, विद्रोह के असफलता के निम्नलिखित कारण है। पहला है प्रभावी नेतृत्व का अभाव, तो इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। दूसरा है सीमित संसाधन। तीसरा है मध्य वर्ग की भागीदारी नहीं। चौथा देशी राज्यों का असहयोग। फिर है गोरखा और सिख सैनिक ने विद्रोह को दबाने अंग्रेजों की मदद की। भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों के पास योग्य सेनापति। फिर है अन्य वर्गों की उदासीनता। ये सभी कारण है। फिर है असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की चर्चा कीजिए। तो इसको भी हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? तो पहला था 1919 का रॉलेट एक्ट कानून। दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी 1919 का ही था। इसके क्या क्या परिणाम हुए मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता नगर निर्माण योजना की चर्चा कीजिए। तो इसकी नगर योजना में पॉइंट बनाया गया। पहला है दुर्ग, इसका डिटेल आप देख लीजिए। दूसरा है सड़क तथा भवन। तीसरा नालियों का निर्माण। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 18 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। 51 है जैन धर्म की शिक्षा और सिद्धांतों का वर्णन करें। तो जैन धर्म की शिक्षा का यहाँ जिक्र किया गया है पॉइंट बाय पॉइंट। टोटल आपका 7 पॉइंट है। उसके बाद है इसका त्रिरत्न, सभ्यक ज्ञान, सभ्यक दर्शन, सभ्यक आचरण। और लास्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उदय के कारणों की चर्चा करें। तो इसका भी आप डिटेल देख सकते हैं। पहला पॉइंट है इसका विस्तृत आर्थिक आधार। दूसरा अनुकूल भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सुरक्षा। तीसरा सैनिक शक्ति का संगठन। चौथा आरंभिक शासन वर्ग की भूमिका। सामाजिक खुलापन, विकास का अनुकूल दशा। बच्चों पॉइंट में अगर आप लोग लिख के इसका डील करते हैं तो नंबर इससे अच्छे आते हैं। ये आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।